उत्तराखंड की सरकार ने फरवरी 2024 को अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा कानून है जो हर मजहब के लोगों पर इक्वली अप्लाई होगा। बट ये कैसे अप्लाई होगा, कौन से ऐसे लॉज होंगे जिनको ये रिप्लेस करेगा और कहाँ से आया है ये यूसीसी का कंसेप्ट, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय अपने हिंदुस्तान के सिटीजन्स को दिए हैं। जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए मेंशन किए हैं। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी का भी जिक्र है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक चलते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, जिन्हें डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है, दोनों में फर्क ये है कि अगर एज अ सिटीजन आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे लिए जा रहे हैं, मतलब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो फ्रीडम है, आपको कोई भी बात बोलने का जो फ्रीडम है, एक डिग्निफाइड दायरे में जो अधिकार है वो आपसे लिया जा रहा है, या आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्योंकि इन फंडामेंटल राइट्स को एक अच्छी और डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी माना गया है और बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है। और अगर किसी भी सिटीजन को ये राइट नहीं मिल रहे हैं या ये राइट किसी भी वजह से उसके हैम्पर हो रहे हैं, तो जुडिशरी इसमें इंटरफेयर करके वापस उनको वो डिग्निफाइड राइट दिला सकती है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो जरूरी पॉइंट्स होने चाहिए एक सिटीजन के पास, जो जरूरी अधिकार होने चाहिए एक सिटीजन के पास, उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए जरूरी हैं। लेकिन शायद ये उतनी फंडामेंटल उस टाइम पर नहीं थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, उन्होंने इन राइट्स को पार्ट 4 में मेंशन तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ ही था और उसके हालात ऐसे नहीं थे कि स्टेट पर इतना ज्यादा दबाव डाला जा सके कि वो अपने सिटीजन्स को ये सारी चीजें भी अवेल करा सके। तो यहाँ पर ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन को इमीडिएट इफेक्ट से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट को कुछ डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है और आपको ये लगता है कि अब देश का माहौल इतना कंड्यूसिव है कि 4 में डीपीएसपी में मेंशन चीजें भी सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो आप इनको सिटीजन्स को जरूर प्रोवाइड करें। इनमें बहुत सारी चीजें मेंशन है जो टाइम टू टाइम सरकारें देती भी रही हैं, जैसे कि फ्री लीगल एड देना। अगर कोई अपनी लीगल एड को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट उसके लिए लीगल एड अरेंज करती है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टाइम पर गवर्नमेंट अप्लाई करती रही है। इन्हीं में से एक कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हर तरह का कानून की जगह लेने वाला है, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उन्हीं पर्सनल लॉज पे अप्लाई होता है जहां पर अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड अडॉप्शन। जैसे हिंदूज में शादी और डिवोर्स को लेके अलग नियम है, वैसे ही मुस्लिम्स में शादी और डिवोर्स को लेकर के अलग नियम है, क्रिश्चियंस में अलग नियम है, और भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है। अब यहाँ पर यूसीसी के एप्लीकेशन के साथ ही इन सारे धर्मों की ये जो पर्सनल लॉज है, जो मैरिज से रिलेटेड, जो डिवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस से रिलेटेड, ये सारे लॉज सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम मैरिज की बात करें, मैरिज में हिंदूज में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल लॉफुल एज मानी गई है किसी भी मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। वहीं पर मुस्लिम धर्म में 13 साल की लड़की अगर प्यूबर्टी हिट कर लेती है तो उसे शादी के लायक समझा जाता है। अब हमेशा से ही मुस्लिम पर्सनल लॉ का ये कानून पॉक्सो, जो कि चिल्ड्रंस को किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑफेंस से बचाता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट में रहा है।
और यूसीसी आ जाने के बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ का मुस्लिम मैरिज को लेकर के ये लॉ बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गया है। अब इस यूसीसी में मैरिज में पॉलीगैमी को भी खत्म कर दिया गया है। मतलब अगर दो इंसान किसी मैरिटल रिलेशन में है, किसी एग्जिस्टिंग मैरिटल रिलेशन में है, वो दोनों किसी और मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल वाइफ्स या मल्टीपल हस्बैंड नहीं रखे जा सकते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये पहले से ही प्रोहिबिटेड था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में पॉलीगैमी चला करती थी। इस वजह से अब यूसीसी आ जाने के बाद इस पॉलीगैमी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पर किसी भी शादी को 60 दिनों के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 10,000 रुपए का फाइन भी लग सकता है। और शादी को रजिस्टर कराते समय अगर किसी भी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देती ही जाती है, चाहे एज को लेकर के, चाहे रिलेशन को लेकर के, या किसी भी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर पार्टी के थ्रू दी जाती है, तो यहाँ पर उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल दी जा सकती है। यहाँ पर डिवोर्स की अगर बात करें, अगर दोनों पार्टीज, मैरिज में रहने वाली दोनों पार्टी इस मैरिज को ब्रेक करना चाहती है, तो बिना किसी कोर्ट के इंटरफेरेंस के ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ऐसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में होता है कि तलाक़े बिद्दत, खुला के तरीके से जो डिवोर्स लिए जाते हैं, उनकी भी एग्जिस्टेंस अब नहीं रह जाएगी। डिवोर्स का जो प्रोसीजर है वो 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर डिसाइड कर लिया जाएगा। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को ही कॉम्पनसेशन की मांग करने का अधिकार दिया गया है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी तरह के सेम सेक्स मैरिज के बारे में किसी भी तरह का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर मैरिज की बात की गई है तो वो एक मेल और एक फीमेल के बीच में ही बात की गई है। मतलब उत्तराखंड ने यूसीसी के थ्रू सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पर यूसीसी में क्लोज रिलेशन में भी मैरिज को अलाउ नहीं किया गया है, जैसे कि कजिन्स के बीच में मैरिज या फिर किसी तरह का क्लोज रिलेशन होने की वजह से मैरिज, ये सारी कैटेगरी की मैरिजेस को प्रोहिबिट कर दिया गया है। हालांकि ये इस तरह की मैरिजेस हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन्स में कहीं ना कहीं परफॉर्म की जाती हैं, लेकिन यूसीसी आने के बाद में इसे बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज उत्तराखंड की सरकार ने अगर किया है तो वो किया है लिव इन रिलेशन को लेकर के। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विजिलेंट एटीट्यूड को कैरी किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगर यहाँ पर दो अडल्ट कंसेंचुअली किसी भी लिव इन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके बीच में शादी नहीं हुई, वो एक मैरिज के नेचर के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन उन्हें लोकल रजिस्ट्रार को देनी होगी, और लोकल रजिस्ट्रार ये इंफॉर्मेशन देगा लोकल पुलिस स्टेशन में, ताकि वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में उस रजिस्ट्रार को ये पता रहे कि यहाँ पर इस घर में इस कपल को, ये कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। यहाँ पर अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों पार्टीज 21 साल से कम के हैं, या कोई भी पार्टी 21 साल से कम की है, तो उनके पेरेंट्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और उनको भी डिक्लेरेशन की एक कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। अगर कपल के थ्रू इसमें किसी भी तरह का नेग्लिजेंस दिखाया जाता है तो कपल को 3 महीने की जेल भी हो सकती है। पर यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार जहां पर कपल अपने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराने के लिए जाते हैं, ये भी इंक्वायर करेगा कि ये रिलेशनशिप, ये लिव इन रिलेशनशिप किसी भी तरह से ऐसे मैरिज की कैटेगरी में, अगर इन दोनों के बीच में शादी होती है तो क्या ये शादी ऐसे मैरिज की कैटेगरी में तो नहीं फॉल करेगी जो यूसीसी के बिहाफ में प्रोहिबिटेड। मतलब किसी भी क्लोज रिलेशन में तो ये दोनों नहीं है, ये दोनों पार्टीज ना तो किसी क्लोज रिलेशन में आती हो, ना आपस में कजिन हो, ना किसी भी तरह का कोई ऐसा संबंध हो जो कि यूसीसी में मैरिज के लिए प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा अगर इस रिलेशनशिप में रहते हुए आउट ऑफ वेडलॉक कोई बच्चा हो जाता है, मतलब कोई चाइल्ड कपल कैरी कर लेता है और उस बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को वो सारे राइट दिए जाएंगे जो एक बच्चा तब होल्ड करता है जब उसका जन्म एक मैरिटल अफेयर में होता है। यहाँ पर बच्चे के साथ अगर वो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर उसे प्रॉपर्टी में भी अधिकार दिए जाएंगे, उसके जो बाकी अधिकार हैं वो भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि ऐसे बच्चे जो कि पहले इलिजिटिमेट कहे जाते थे, जो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होते थे, उनको वापस से उनके अधिकार दिलाने की कोशिश इस यूसीसी में की गई है। ये थी यूसीसी के बारे में कुछ बातें।
जो कि इस यूसीसी के आ जाने के बाद में स्टेट में होने वाली है। अब आगे आने वाले समय में ये देखना है कि इनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, लोग कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं और किस तरह से इसको फॉलो किया जाता है, इसमें क्या लूप होल्स निकलते हैं और क्या इसमें चेंजेस फर्दर किए जाते हैं।